नाज़रीन, गजा के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं और टर्की ने एक अहम तरीन मुलाकात जो है वो बुला ली है। तमाम जो इस्लामी दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको हंगामी तौर पर जो है वो टर्की बुला लिया गया है और उनकी अहम तरीन मुलाकात जो है वो गजा के हवाले से जो इजराइल के हमले हो रहे हैं उस हवाले से होने जा रही है, क्योंकि सूरत हाल नाज़रीन इस तरह से चल नहीं सकती है। एक बहुत बड़ा बिट्रेल डिसेप्शन फलस्तीनियों के साथ हुई है और देखिए 2 साल हो गए हैं और उसके बाद फिर एक सीज फायर हुआ है और फलस्तीनियों को गारंटीज दी गई हैं और फिर यहां से एक बार फिर सूरत हाल को उसी फुल स्केल बमबारी की तरफ अलाउ कर देना, यह तो बहुत ही बड़ी खौफनाक चीज है और बहुत बड़ा डिसेप्शन भी है। तो ये तो फिर बाकी मुल्कों की क्या वर्थ क्या है? मतलब आप दुनिया में किसी को इतना बेलगाम छोड़ रहे हैं तो पीछे दुनिया में बच क्या जाता है? मतलब बस आप यही करते रहे कि सीफर हो 10वें दिन फिर इजराइल जब हमला कर दे तो दुनिया को किधर लेकर जाना और रीजन को जब वो किधर लेकर जाना है और हमास फिर कह रही कि हम अटैक करेंगे। तो एक बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से और लेबनान की जो जंग है वो बिल्कुल एक दहाने पर खड़ी है। किसी भी वक्त अगर जवाब में हिजबुल्लाह ने लॉन्च कर दिया और साथ ही अगर लेबनीज आर्मी ने कोई हमला कर दिया इजरायली फौज के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है और इजराइल जो है वो फुल स्केल अटैक लेबनान पर किसी भी वक्त लॉन्च कर सकता है। तो वो जंग भी बिल्कुल आप कह लें कि एट एनी मोमेंट खड़ी हुई है। इस वक्त वेनेजुएला से बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका देखिए एक डॉक्ट्राइन है अमेरिका की और 200 साल से उन्होंने ये जो पूरा रीजन है उस पर अपनी हेजेमनी रखी हुई है। तो अब वो पूरे रीजन के ऊपर ये जंग जो है दोबारा से होने जा रही है। ट्रंप जो है वो एशिया के टूर से वापस पहुंच गए हैं जाहिर है और अब वहां पर ये ऑर्डर कर दिया गया है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है अप्रूवल दे दिया गया है वेनेजुएला पर हमला करने के लिए। एशिया के दौरे का इंतजार किया जा रहा था तो एशिया के दौरे से वापस आ गए हैं, अप्रूवल दे दिया गया है वेनेजुएला पर हमला करने के लिए और एट एनी मोमेंट अब के बाद एट एनी मोमेंट रिपोर्टेडली हमला वेनेजुएला पर जब हो सकता है। तो ये मुल्क बड़ी तारीख है, इनकी बड़ी हिस्ट्री है। तो अब इनके ऊपर एक बार फिर जब हमला होने जा रहा है और इसका नतीजा क्या निकलेगा और मामलात किस तरफ जाएंगे, ये इन मुल्कों की जो तकदीर है और वर्ल्ड ऑर्डर की जो लड़ाई है तो वो दांव पर लेंगे। और चाइना रशिया वो किस तरह से इस पर स्टांस लेंगे। उधर ज़ेलेंस्की ने अनाउंस किया है कि बहुत जल्द वेरी सून रशिया के अंदर हम लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ हमला करने जा रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की ने जब अनाउंस किया है। एक कॉमेडियन ये कॉमेडियन था और इसको सीआईए ऑपरेशन के जरिए जब लाया गया और इसने यूक्रेन जब तबाह करवा लिया है और ये रशिया से लड़ रहा है। मतलब रशिया जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं उससे ज्यादा कि ज़ेलेंस्की समझता है कि वो जीत जाएगा। तो यूक्रेन जब डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब देखिए पोप अब सबसे बड़ी वो शख्सियत है। पोप ने ज़ेलेंस्की को आज से कई महीने कबल कहा कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम जब सीजफायर कर लो और जितना यूक्रेन बच गया उसको बचा लो। बर्तानिया का आर्मी चीफ उसने एक हफ्ता कबल और 10 दिन कबल जब वो बयान दिया कि यूक्रेन कभी भी रशिया से जीत नहीं सकता तो फिर ये क्या जंग है, ठीक है ना। तो यूक्रेन जो है वो बैटलफील्ड बना हुआ है और वो तबाह हो रहा है, वहां पर उनके इतने लोग जो है वो मारे जा रहे हैं और बाकी जो है वो यूरोप की तरफ इमिग्रेशन कर रहे हैं। तो एक अननेसेसरी वॉर और उस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जान से, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है जो एक अननेसेसरी वॉर जिसको ना ही लोग चाहते हैं, जो ना ही उन मुल्कों की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, जो किसी हवाले से कोई बेहतरी नहीं ला सकती है, जिसके नतीजे में कोई अमन नहीं होने जा रहा है, जिसका नतीजा सिर्फ एक आलमी जंग निकल सकती है और लोग बिल्कुल उस जंग के हक में नहीं है और उनको जो है बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है वो वॉर। तो ये जो इंटरनेशनल इलीट है, ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ इस जंग को आगे बढ़ा रही है। अमेरिकन डीप स्टेट, यूरोपियन डीप स्टेट वो सिर्फ इसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन उसका नतीजा दुनिया के लिए बहुत खौफनाक निकल सकता है और यूक्रेन के लिए तो निकल ही रहा है। अब अगर हम गजा के हवाले से बात करें तो देखिए कतर और मिस्र जो है वो इससे पहले गारंटर थे और इसमें मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे थे। अब जो है वो टर्की आया है। अच्छा, टर्की इसमें गारंटर बना है। तो कतर जबरदस्त मुल्क है लेकिन छोटा मुल्क है और कोई मिलिट्री पावर नहीं है। मिस्र बड़ा मुल्क है, बड़ी फौज है, लेकिन इकोनॉमी बहुत डैमेज है और लड़ने की वो विल नहीं है और वो मामलात नहीं है। दो टोक अंदाज में बात नहीं कर सकते। लेकिन जो टर्की है, टर्की का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक उनकी हिस्ट्री, फिर ये जो है ये एक वॉरियर जब वो समझे जाते हैं और हिस्ट्री और उनकी अप्रोच और इस वक्त उनकी मिलिट्री, इस वक्त उनकी पावर और फिर देखिए यरूशलेम के साथ उनका एक वास्ता है, ठीक है, यरूशलेम के साथ उनका एक वास्ता है। तो टर्की का इसमें आना, इस पर इजराइल पहले भी परेशान था और उसके असरात भी अब नजर आ रहे हैं। टर्की अब बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर है, ना कतर उस तरह से बात कर सकता है, ना मिस्र जब कर सकता है। तो अब टर्की पहली बार ये इस तरह से हो रहा है। तो टर्की है, हमास ने टर्की को कहा है कि ये हमले हो रहे हैं तो हम जब इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपने जो करना है जरा जल्दी करके हमें बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। तो जनाब अली अब इस पे कतर, टर्की और मिस्र ये अमेरिका से बात कर रहे हैं, लेकिन टर्की मतलब देखें जुबान दिया ना, फलस्तीनियों को जुबान दी है तो बहुत बड़ा बिट्रेल होगा और इसका नतीजा बहुत खौफनाक निकलेगा कि भाई आपने कौन सी जुबान दी थी। उन्होंने कैदी छोड़े, आपने उल्टा उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये कौन सी जुबान है। और दूसरा, इस रीजन को किधर लेकर जाना है कि एक एंटिटी जो किसी से संभाली नहीं जा रही है, नेतन्याहू जो है वो किसी से संभाला नहीं जा रहा। मतलब अब क्या फलस्तीनियों को सारों को मार देना है, ये बस होता रहेगा तो ये नहीं चल सकता। तो तमाम इस्लामी दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अगले 48 घंटों के अंदर अंदर जब टर्की पहुंच रहे हैं
अगले 48 घंटों के अंदर अंदर हंगामी मीटिंग जब बुला ली गई है और उसमें सिर्फ गजा डिस्कस होगा और उसमें जो इजरायली वायलेशन है वो डिस्कस होगी कि आगे करना क्या। तो ये कोई भी बोल्ड स्टेप भी लिया जा सकता है। अच्छा, इससे पहले इस सारे अरसे में कोई देखें कोई भी इजलास टर्की में नहीं हुआ है। वो सऊदी अरेबिया में हुआ है, बाकी मुल्कों में हुआ है, कतर में हुआ है, टर्की में कोई इजलास नहीं हुआ है। तो उनके पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। फिर उनके साथ एक हिस्ट्री है, फिर यरूशलेम के साथ एक वास्ता है, फिर हमास के लिए और फलस्तीनियों के लिए उनका जो स्टांस है। तो कोई भी आप बड़ा स्टांस जो है, बड़ा स्टेप जो है वो उनकी तरफ से आप तवक्को कर सकते हैं। Foreign ministers of Islamic countries will meet in Istanbul to discuss a ceasefire in Gaza. Turkish foreign minister says a meeting on Gaza ceasefire to be held on Monday. Israel is seeking excuses to violate Gaza ceasefire Erdogan. इसराइल जवाब तलाश कर रहा है गजा पर हमले करने के लिए और ये हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखना ये है कि उधर हूतीज इंतजार कर रहे हैं। हूतीज किसी भी वक्त इसराइल पर हमला जो लॉन्च कर सकते हैं। और देखिए इसराइल की सेंसलेस बॉम्बिंग है, एक आप कह लेंगे बदमस्त हाथी की तरह एक सेंसलेस बॉम्बिंग है। स्ट्रेटेजिक डिफीट इसको हो चुकी है और ये हेजेमनी और उसके चक्कर में जो है वो मारा फिर रहा है, लेकिन ना इसको हेजेमनी हासिल हो रही है और ना ही अपनी उस स्ट्रेटेजिक डिफीट को स्ट्रेटेजिक विक्ट्री के अंदर ये तब्दील कर पा रहा है। बावजूद इसके कि रीजन ने जो खामोशी इख्तियार की रखी, जो बिल्कुल अपनी आंखें और कान बंद कर ली, इस सब के बावजूद इसराइल कुछ हासिल नहीं कर सका है। तो ये चल नहीं सकता है, ठीक है ना। फलस्तीनियों के साथ डिसेप्शंस, बार बार बिट्रियल, ठीक है ना। और देखिए हमास मौजूद है, इसराइल अगर वो ऊपर हमला कर देंगे तो वो लंबा अरसा लड़ने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर लड़ता रहा इसराइल, फिर वही दुनिया में मुजाहरे सूरत हाल फिर वहीं खड़ी होगी और फिर अमेरिका के अंदर जो ऑलरेडी एक तहरीक है वो मजीद आगे बढ़ेगी। तो इस एंटिटी के लिए हर तरफ तबाही है। तो एक अफ्रीका का आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है कॉमोरोस। कॉमोरोस जो है इसने साउथ अफ्रीका का जो जेनोसाइड का केस है इसराइल के खिलाफ उसको ज्वाइन कर लिया। तो देखिए ये वो चीजें हैं कि इसराइल परमानेंट सीजफायर नहीं करता कि ये चीजें और तेज होंगी, लेकिन ये चीजें फिर भी नहीं रुक रही हैं। तो ये जिस भी रास्ते पर जाएगा इसका अंजाम इसका इंतजार कर रहा है। जमीनी निजाम भी इसको आ लेंगे और सबसे बढ़कर जो आसमानी निजाम है इसको अपनी लपेट में लेगा। बर्तानिया में देखिए क्या हो रहा है। देखिए ये एक एफर्ट थी कि जो वेस्टर्न गवर्नमेंट जिस प्रेशर में है उसको डिफ्यूज किया जाए, लेकिन ये नहीं चल सकता कि इसराइल यहां पर धोखे से जेनोसाइड करता रहे और दुनिया खामोश बैठे। दुनिया बिल्कुल नजरें लगाकर बैठी हुई है। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स कितनी देर ये सारा कुछ करेंगी। बर्तानिया के जो एमपीज हैं उन्होंने अनाउंस किया है, पार्लियामेंट के अंदर एक वेस्ट मिनिस्टर ग्रुप नाम दिया है जिसमें बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये काम करेगा इसराइल पर सैंक्शंस लगाने के लिए। तो वेस्ट की जो यूथ है उनके पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी इस तरह आवाजें उठ रही हैं, ठीक है ना। तो वेस्ट मिनिस्टर ग्रुप बरतानवी पार्लियामेंट में बनाया गया है जो इसराइल पर सैंक्शंस लगाने के लिए तहरीक को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब देखिए कि जर्मन चांसलर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने, क्योंकि उन्होंने बयान दिया इसराइल के हक में और कहा कि इसराइल जब सेल्फ डिफेंस कर रहा था, ये जर्मन चांसलर ने जब बयान दिया है, और वहां जर्मनी के अंदर जितने सर्वे सामने आ रहे हैं सारे फलस्तीन के हक के अंदर है। और ये साहब जो जीत कर आए हैं, जो पिछले जर्मन चांसलर हैं, उनको अवाम ने इसलिए निकाला कि वो इसराइल की सपोर्ट कर रहे थे, तो इनको भी एंटी इसराइल वोट पड़ा है। ये अलग बात है कि जैसे अमेरिका में ट्रंप आ गया तो वो ज्यादा प्रो इसराइल है, तो ये ज्यादा प्रो इसराइल, ये अलग बात है। तो अब अगली बार इलेक्शन में ये क्या बयानियां जब लेकर जाएंगे, एक तरफ ये यूक्रेन जंग के सबसे बड़े हामी, एक तरफ ये इसराइल की उसके सबसे बड़े हामी। तो देखिए एक बार ये धोखा दे सकते हैं ना, बार बार तो नहीं दे सकते। तो बर्तानिया में भी यही हुआ है। बर्तानिया में जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनके खिलाफ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को इसलिए वोट पड़ा, ज़ाहिर बाकी डायमेंशंस भी हैं, लेकिन वन ऑफ द वेरी सॉलिड जो डायमेंशन है वो ये है कि इनको एंटी इसराइल वोट पड़ा है, प्रो पैलेस्टाइन वोट इनको पड़ा है। तो आकर ये भी प्रो इसराइल है वो एक अलग बात है, लेकिन कब तक, जब अगला इलेक्शन आएगा फिर क्या होगा। हमास स्लैम्स जर्मन चांसलर मर्ज फॉर इसराइल कमेंट्स। उन्होंने कहा कि यह जस्टिफाई करने की कोशिश है कि जो 2 साल जेनोसाइड हुई है और 2 साल तक जर्मनी जब मुकम्मल मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट जब उसने जारी रखी है, और डिस्पाइट द ग्लोबल कंसेंसस के ये सारी एक जेनोसाइड थी, इनकी एक ओपन एंडेड सपोर्ट जो है वो रही है। तो उन्होंने कहा कि स्टॉप अटेम्प्ट टू जस्टिफाई द जेनोसाइडल क्राइम्स कमिटेड एंड ज्वाइन द ग्लोबल कम्युनिटी टू कंडेम इजराइल्स क्राइम। ये जर्मन चांसलर को उन्होंने जब वो पैगाम जारी किया है, तो जर्मनी ये कहता है कि हम उस गिल्ट में हैं कि जो इनके साथ हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इसलिए हम इनकी अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं और $95 बिलियन कैश भी इनको दे चुके हैं बाकी मराज से हटकर। तो जो फलस्तीनियों के साथ जर्मनी ने किया है, अब अगली सेंचुरी फलस्तीनियों के गिल्ट में रहेगा जर्मनी। तो ये क्या किया इन्होंने, एक ग्रेट नेशन, लेकिन उनके गवर्नमेंट ने क्या किया, तो एक उसके गिल्ट में फलस्तीनियों की जेनोसाइड करेंगे, ये वैसे क्या है। तो इसलिए जर्मनी के जो लोग हैं वो बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट्स ने किया है जो भी किया है। अब देखिए वहां पर जो एक मुकम्मल इजरायली लॉबी का ज़ायनिस्ट जो शिकंजा है वो कैसे चैलेंज हो रहा है। नेदरलैंड के अंदर जो इनका सबसे बड़ा एसेट था, नेदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है ग्रेट विल्डर, बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। जैसे G7 में G5 को बुरे तरीके से शिकस्त हुई, G5 जब वो सारे रिप्लेस हो गए, और बाकी 2 चुके फ्रांस और इटली में अभी इलेक्शन नहीं हुए, तो उधर भी पता चल जाएगा।
तो लेकिन फ्रांस जाहिर है कि इजराइल से पीछे हट गया। तो G7 में G5 लीडरशिप फारिग हो चुकी है। तो नेदरलैंड में बहुत बड़ा झटका इजराइल को पहुंचा है कि ग्रेट वाइल्डर जो है, ये इजराइल का एसेट इन द नेदरलैंड है, सफर्ड अ मेजर डिफीट। इलेक्शंस में बहुत बुरी शिकस्त जब उसको हुई है, और ये हर टाइम जब इजराइल के बारे में बात करता रहता था, तो अब अवाम ने जनाब अली इसको जब फारिग कर दिया। अब देखिए इजराइल के अंदर एक और तूफान क्या उठ रहा है। ये सोसाइटी जो जिसके यहां मॉरल स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो चुका है, मॉरल वैल्यूज इनके यहां एग्जिस्ट ही नहीं करती अब, और ये इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है ये सोसाइटी कि ये सस्टेन नहीं कर सकती। अब आप देखिए कि आपको याद है कि इजरायली फौज की जेल से वीडियो आई थी, वो फलस्तीनी कैदियों को रेप कर रहे हैं। तो वो जो मिलिट्री की प्रोसिक्यूटर थी, उन्होंने ये वीडियो रिलीज की थी। आज उनको जब वो फारिग कर दिया इस बात पर कि तुमने जब रिलीज क्यों की है। तो इस वक्त देखिए इन टुडेज इजराइल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। यानी देखिए दुनिया का जो भी सिस्टम होता है वो किसी ना किसी अकाउंटेबिलिटी पे खड़ा होता है। आज सूरत हाल वहां पर है कि आईडीएफ के बारे में कोई भी बात करना, इजरायली फौज के बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी को डिस्कस करना, ये गद्दारी के जुमरे में आता है। देयर इज नो लॉ, कोई लॉ नहीं है उनके लिए, कोई मॉरल कोड नहीं है। तो ये इस वक्त सूरत हाल जब वो बन चुकी है, और कोई भी माशरा इस तरह से चल नहीं सकता है, ठीक है ना। आपको कवायद, ज़वाबित और मोरालिटी ये लेकर चलनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अब बैन गवर को देखिए, वो जेलों में जा रहा है और उसने एक ताजा तरीन जो वीडियो जारी की है, फलस्तीनी जो है उनके हाथ पीछे बांधे हुए, आंखें उनकी